नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग को लेकर। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे मैंने पहले आप लोगों का टीचिंग का काफ़ी पार्ट कवर किया है, तो आज का पार्ट हमारा लर्निंग को लेकर होगा, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ अधिगम को लेकर। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लर्निंग अपने आप में क्या है? तो उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं इसको क्वेश्चन के नोट के ऊपर शुरू करना चाहूंगी कि लर्निंग अपने आप में क्या है। तो लर्निंग को हम क्या संबोधित करें, इसके लिए पहला वाला ऑप्शन है, क्या यह सिंपल चेंज इन बिहेवियर है? क्या यह अपने आप में एक रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर है जो कि दैट कम्स ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों के द्वारा आता है? या लर्निंग जो है, लर्निंग इज गवर्न्ड बाय मैच्योरिटी? या learning is one that comes through teaching? क्योंकि हमने टीचिंग भी पढ़ा है, तो यहाँ मैंने लर्निंग और टीचिंग दोनों को लेकर एक ऑप्शन दे दिया है। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि लर्निंग अपने आप में क्या है? क्या यह व्यवहार में परिवर्तन है? क्या यह व्यवहार में एक ऐसा सापेक्षिक परिवर्तन है जो कि अनुभवों के कारण आता है? या थर्ड वाला बात करता है कि लर्निंग जो है दैट कम्स विद मैच्योरिटी, यानी कि एज यू प्रोग्रेस, यानी कि अगर एज वाइज जैसे से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप में मैच्योरिटी आएगी और मैच्योरिटी होने के कारण आप में लर्निंग आएगी। और चौथा वाला कह रहा है कि जो भी लर्निंग है वो एक्चुअली टीचिंग के थ्रू होती है। अब अगर हम इनको क्लोज एनालिसिस करके देखें कि कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर मेरे को केवल एक करेक्ट ऑप्शन के ऊपर निशान लगाना है। हाँ, लर्निंग बिहेवियर में चेंज है, क्योंकि आपने भी देखा होगा व्हेन यू लर्न समथिंग तो वो आपके बिहेवियर में चेंज कैसे लेकर आती है, यानी कि जिस किसी खास पक्ष को लेकर आपने अपना एक ट्रेनिंग मोड वगैरह लिया है, उसके बाद उन चीजों को सीखने के बाद आपके गुणों में एक खास प्रकार का परिवर्तन आता है। और हो सकता है कि अगर मेरी क्लास आज की सार्थक होती है, तो जो भी आपका लर्निंग को लेकर कंसेप्ट है, क्लास के बाद वो कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि नाउ द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब वो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्या केवल व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, या ये परिवर्तन अपने आप में सापेक्षिक है? क्योंकि अगर आप सापेक्षिक की बात करेंगे तो मैं कहना चाहती हूँ बिफोर एंड आफ्टर व्हाट यू लर्न। तो बिफोर योर लर्निंग एंड आफ्टर योर लर्निंग, व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन कि मेरे अधिगम से पहले क्या स्थिति थी, यानी कि क्लास को अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कल मेरे 5 में से केवल 2 क्वेश्चन हो पा रहे थे और क्लास को करने के बाद मेरे 5 में से 4 क्वेश्चन कम से कम, यू आर श्योर अबाउट इट कि आपकी वो चारों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो वहां पर आपने कंपेयर किया है। तो ये कंपैरिजन जो है ये किस वर्ड की व्याख्या करता है? वो कहलाएगा आपका रिलेटिव। एंड दूसरी बात मैंने क्या बोली, दैट कम्स ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग कब होगी? लर्निंग आपकी तब अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस वर्ड को यहाँ पे कौन संबोधित कर रहा है? एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस कब मिलेगा? व्हेन यू प्रैक्टिस दैट थिंग। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अच्छी लर्निंग होगी। ग्रेटर इज अ प्रैक्टिस, ग्रेटर विल बी द लर्निंग, यानी कि आपको उन प्रकार की चीजों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलेगा और वही आपकी लर्निंग को दर्शाएगा। अब अगर बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की और फोर्थ वाले पॉइंट की, तो थर्ड वाला पॉइंट जहां इस बात को लेकर है कि मेच्योरिटी के कारण लर्निंग होगी, तो यहां याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि मेच्योरिटी आप में आएगी तो आपकी लर्निंग होगी। अगर केस ऐसा ही होता तो मेरे ख्याल से अगर मैं इमोशनल लर्निंग के ऊपर बात करूं तो आपने बहुत से बड़े देखे होंगे जिनके बाल सफेद हो जाते हैं और उनकी हरकतें देखकर हमें कहना पड़ता है प्लीज ग्रोन अप। तो इसका मतलब मेच्योरिटी ये डिसाइड नहीं करती है कि बाय अ सर्टेन एज यू विल ग्रो अप और आप में लर्निंग बहुत अच्छी आ जाएगी। नहीं, मेच्योरिटी इस बात को डिसाइड नहीं करता, क्योंकि मेच्योरिटी अपने आप में है क्या? मेच्योरिटी एक अपने आप में एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बताता है कि धीरे धीरे आपके अंदर कुछ गुणों में परिवर्तन तो आएंगे, पर वो परिवर्तन आपके उम्र के अनुसार होंगे। सो अनफोल्डिंग्स ऑफ द ट्रेट्स व्हिच कम्स विद एज, दोस विल बी पुट अंडर मेच्योरिटी। और लर्निंग आपका वो प्रोसेस है जो आप
एक्वायर करते हैं, यानी कि समथिंग दैट यू डेलिबरेटली लर्न, या जिसको आप सीखने लगते हैं। लेकिन जहाँ पे मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी तो अपने आप में एक जैविक प्रक्रिया है जो अपने आप ही होगी, चाहे आपकी लर्निंग है या नहीं है। आप किसी बच्चे को बैठना सिखाओ, खड़ा होना सिखाओ या ना सिखाओ, आप कोई भी प्रशिक्षण नहीं दे रहे अगर बच्चे को चढ़ने का, चलने का, लेकिन फिर भी वो बच्चा अपने आप चलना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक मैच्योरिटी से रिलेटेड टास्क है। उसके बाद जहां पे मैं चौथे वाले की बात करती हूँ कि ऑल लर्निंग कम्स फ्रॉम टीचिंग, देन दैट टू इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच यू लर्न व्हेन इट्स ऑल अबाउट योर सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग आपकी कहाँ से आती है? वो आपकी अपने आप में एक इनफॉर्मल लर्निंग होती है। तो जैसे हम एजुकेशन में कहते हैं कि 3 प्रकार का एजुकेशन होता है, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसी प्रकार लर्निंग को भी हम इसी तरीके के रूप में बांट सकते हैं कि फॉर्मल का मतलब क्या है? जब आप एक रिजिड सेटअप के अंदर चीजों को सीखते हैं। जहां पर आपके लिए ये नॉन फॉर्मल होगा तो सेटअप आपका इतना रिजिड नहीं होगा, इट विल बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। और उसके बाद अगर मैं बिल्कुल इनफॉर्मल की बात करती हूँ, तो इनफॉर्मल का मतलब है जो आप अपने परिवार में या बाकी संस्थानों से, समाज में जो भी चीजों को आप लेकर सीख रहे हैं। और जहां पे आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन वगैरह को लेकर बात कर रही थी, जिसको मैं लर्निंग से रिलेट कर रही हूँ, तो नॉन फॉर्मल वगैरह का होता है जहां आपकी डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह होती है, जैसे आपका इग्नू वगैरह है। तो वहां से जो लर्निंग आपकी है वो अपने आप में क्या है? नॉन फॉर्मल है। तो जितने भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह कोर्सेज है जहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कोर्स को लेकर, कि आपके एग्जाम के लिए आपको एक दोबारा मौका मिल जाता है, तो वहां पे हमारा नॉन फॉर्मल होता है। तो इस प्रकार में ये नहीं कह सकती कि जितनी भी लर्निंग है दैट विल कम थ्रू टीचिंग। लेकिन इससे उल्टी अगर मैं एक बात कहती हूँ, तो हाँ, एक अच्छी टीचिंग वो कहलाएगी that results in a good learning. So when can you say that the teacher has done justice with the job? Only when teacher could analyze that the learning has come in the form of behavioral outcome, यानी कि जो आपने कराया वो बच्चे के टर्मिनल बिहेवियर में कुछ चेंजेस के रूप में है, जिसका आप आकलन भी कर सकते हैं। और यह आकलन दोनों रूपों में किया जा सकता है, चाहे वो क्वालिटेटिव मोड के अंदर है, जहां वो आपके गुणात्मक में देख रहा है, जहां आपके एप्टीट्यूड में देख रहा है, आपके एटीट्यूड में देख रहा है, वैल्यू एजुकेशन वगैरह को ले रहा है। और कभी कभी ये आप लोगों का बिल्कुल ही क्वांटिटेटिव होता है, जहां पर आप अंकों के आधार पे बच्चों की काबिलियत, बच्चों की क्षमता को मापना शुरू करते हो। तो इट कुड ईदर बी ऑन द क्वांटिटेटिव मोड और ऑन द क्वालिटेटिव मोड। तो इस प्रकार हमारे लिए इन 4 ऑप्शंस में जो आप लोगों का सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कहलाया हमारा लर्निंग। अब लर्निंग के लिए हमारे जो मेजर स्कूल्स है जिसके ऊपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए एग्जाम में, चाहे मैं दिसंबर 18 की बात लेके चलूं या मैं बात करूं आपकी 19 जून की लेकर बात करूं, तो यहाँ पर लर्निंग के मेनली 2 प्रकार के स्कूल्स हैं और वो 2 स्कूल कहलाते हैं। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म वाले का जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका दिसंबर 19 वाले में भी आया है, जहां पे मैंने शायद करवाया भी था आपको कि कंस्ट्रक्टिविज्म के 5 ई क्या होंगे। और एक कहलाता है आपका व्यवहारवाद। मैं इन सारी चीजों को अगर मान लीजिए इस पूरी विचारधारा को, इस स्कूल ऑफ लर्निंग को, इफ आई सिंपली पुट इट इन अ सेंटेंस, तो मैं एक सिंगल सा सिंपल सेंटेंस बनाती हूँ एंड यू विल बी एबल टू मेक इट आउट। अब वो क्या चीज है? जहां मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करती हूँ वहां मैं कहती हूँ चिल्ड्रन एक्ट अपॉन द एनवायरमेंट, और जहां मैं बिहेवियरिज्म की बात कर रही हूं वहां मैं सिंपल इसी वाली लाइन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दूंगी। मैंने जहां पे चिल्ड्रन लिखा है यानी कि लर्नर लिखा है वहां पे मैं लिख देती हूँ एनवायरमेंट, और यहां पे मैं कहती हूँ एनवायरमेंट एक्ट्स अपॉन द लर्नर। अब इस छोटी सी लाइन में पूरी विचारधारा का निचोड़ छुपा हुआ है, जहां पर हम कहते हैं कि बच्चा यानी कि लर्नर जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, क्योंकि द मोर ही एक्सप्लोर्स द मोर ही लर्न। तो जहां पर हम देखते हैं कि लर्नर की एक अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, एक एक्टिव मोड पे लर्नर होगा, और वो अपने एनवायरमेंट के साथ जिस प्रकार इंटरैक्ट करेगा, जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करेगा उतनी नई चीजें उसकी लर्निंग में शामिल होगी। तो यहाँ पे लर्नर का एक एक्टिव
एक्टिव रोल है, बट जहां पर हम आ जाते हैं अपने बिहेवियरिज्म को लेकर, तो बिहेवियरिज्म उसी लाइन को उल्टे पे लेकर आ रहा है। वो कह रहा है रिमोट कंट्रोल यहाँ पे बच्चे के हाथ में नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? यहाँ पे रिमोट कंट्रोल एनवायरमेंट के हाथ में है। इट्स अ एनवायरमेंट शेप योर लर्निंग। तो अगर मैं दोनों के जनक के बारे में बात करूं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक कहलाए हमारे जीन पियाजे और बिहेवियरिज्म के जनक आपके कहलाए हैं वॉटसन साहब। जहां पे जीन पियाजे साहब का स्टेटमेंट बनकर आता है कि बच्चे जो है दे आर लिटिल साइंटिस्ट, ये अपने आप में नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं। लेकिन जहां व्यवहारवाद के वॉटसन साहब का जिक्र आता है, तो वॉटसन साहब का कथन है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें चोर बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, पुलिस बना सकता हूं। तो इसका मतलब दोनों विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो इस प्रकार हमारे लर्निंग के मेन जो मोड कहलाते हैं वो यही वाले 2 मोड कहलाते हैं, बट देयर आर अदर मोड्स आल्सो, बट आप लोगों के पेपर के रेलेवेंट मुझे इतने ही डिस्कस करने हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर क्या-क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के ईज जो कि मैं पहले करवा चुकी हूं, तो मेरे ख्याल से वो शायद फिर भी एक बार लिख देती हूं। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है कि क्या बच्चा एंगेज कर रहा है, क्या बच्चा किसी काम में लगा हुआ है या नहीं है, क्या बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एलैबोरेट कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, और उससे आगे एक्सटेंड वाला पार्ट भी दिया गया। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि टीचर ने एक बहुत अच्छा आपको प्रोजेक्ट दिया है और आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर पीपीटी वगैरह बनाने को लेकर आनी है, और टीचर ने उस पीपीटी को बनाने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे लिंक्स आपको वेबसाइट के प्रोवाइड कर दिए। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू मेक अ पीपीटी ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। तो वहां पर मैं कहती हूँ बताइए, अब लर्नर जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। नाउ विच ऑफ द ई वुड एक्सप्लेन इट? तो जहां पे मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी 4 या 5 चीज आपको लेकर बताई कि क्या ये एक्सप्लेन है, एलैबोरेट है, इवैल्यूएट है, एंगेज है, एक्सटेंड है, तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला ई इसकी व्याख्या करेगा? वो कहलाएगा आपका एंगेज का, कि सबसे पहले बच्चा एंगेज होगा तभी हम आगे की चीजों को देखेंगे, एक्सप्लोर वगैरह का। तो जो पहला वाला ई होगा वो आपका एंगेज को लेकर होगा। अब इस कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों को जो 18 वाले के अंदर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन दिया था आपको वाइगॉट्स्की साहब के टर्म्स में, और वहां पे वाइगॉट्स्की जी का नाम नहीं था, इनका पूरा नाम है लेव सैमुअल वाइगॉट्स्की। अब इन्होंने जिसके ऊपर काम किया, इन्होंने भी कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर काम किया, पर जहां जीन पियाजे इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जहां पे लर्नर खुद एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हुए लर्न करता है, एंड ही इज इंक्लाइंड मोर टू द डिस्कवरी लर्निंग व्हेन ही इज इंटरैक्टिंग मोर विद द एनवायरनमेंट, देन ही एक्सप्लोर्स सम ऑफ द फैक्ट व्हिच वर अननोन टू द चाइल्ड। सो व्हाट हैज द चाइल्ड डन? ही हैज ओनली discovered word का मतलब क्या है? when you're raising the cover from the facts, तो this is what the child is doing। लेकिन जब हम बात करते हैं वाइगॉट्स्की साहब की, then it is all about social constructivism, because he is of the view that learning will be facilitated by social interactions. The more exposure a child gets in a society, more learning will take place automatically. Now how does it occur? अब वाइगॉट्स्की साहब ने यहाँ पे टर्म दी थी, जो वाइगॉट्स्की साहब का मेन सबसे बड़ा एक ट्रेडमार्क अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ, वो कहलाया ZPD, जो टर्म आपसे पूछी गई। ये ZPD वर्ड के मायने दिए जाते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास का सिद्धांत। तो वाइगॉट्स्की साहब ने 2 प्रकार की चीजों को लेके चले, एक कहलाया Z और एक कहलाया ZPD। Z का मतलब है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये वाले तो सेम है, बस यहां पर आपको वर्ड मिल जाएगा एक्चुअल। अब ये एक्चुअल वर्ड के मायने क्या है? अगर आप मान लीजिए आज आपने ये पैकेज खरीदा है या आपने ये वाले कॉर्स को खरीदा है, नाउ व्हाई हैव यू बॉट दिस कोर्स? बिकॉज आप अपने लेवल के ऊपर पहले ट्राई कर रहे थे, जब आपने पहली बार पेपर फेस किया, अगर पहली बार आपने दिया है और आपको लगता है नहीं पेपर का जो लेवल है ना, दैट इज अ बिग चैलेंज टू मी, और अगर इस चैलेंज को मुझे अचीव करना है तो आई रियली नीड टू फाइंड अ मेंटोर हु कुड रियली हेल्प मी इन अचीविंग दैट टारगेट। तो जहां पर आपको लगता है कि जो आपको अचीव करना है, दिस इज बियॉन्ड योर रीच, बिकॉज यू फाइंड इट अ डिफिकल्ट टास्क एंड यू नीड सम हेल्प,
तो वहां पर when you when you happen to find someone who is more knowledgeable than you, one who is more refined, one who is having a really sound knowledge of that concept, then that person is called MKO. तो ये भी एक टर्म है वाइगॉट्स्की जी के द्वारा ही दी गई है। MKO के मायने है मोर नॉलेजेबल अदर। तो कोई और दूसरा व्यक्ति जो आपके मेंटोर के रूप में आपको कोच करना शुरू करता है, आपको मार्गदर्शन देना शुरू करता है, तो आपके लिए वो सारी चीजों को अचीव करना आसान हो जाता है। तो ये जो MKO आपको जिस प्रकार की गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो उस गाइडेंस के लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया और वो वर्ड अपने आप में कहलाया स्कैफोल्डिंग। तो अगर वाइगॉट्स्की जी का ZPD पेपर में पूछा जा सकता है, तो वाइगॉट्स्की जी की ये वाली टर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे मेन जो बहुत एम्फसाइज करके जिस बात के बारे में बोल रही हूँ, तो वो मैं इस बात को लेकर कह रही हूँ कि वाइगॉट्स्की जी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के समर्थक माने गए, क्योंकि उनका ये मानना है कि लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरैक्शंस। आप अपने चैलेंज को तब तक नहीं सॉल्व कर पाते अनलेस somebody will come and help you। तो इसका मतलब जब तक आपको वो प्रॉपर स्कैफोल्डिंग यानी कि वो जो टेम्पररी सपोर्ट है, वो जो टेम्पररी गाइडेंस आपको जब तक नहीं मिल सकती, तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। और जब ये आपको मिल जाती है, तो एक्चुअली आप अपने जैड से जो एक्चुअल आपका अपना डेवलपमेंट था, विदाउट एनीबडी सपोर्ट, विदाउट एनीबडीज इंटरवेंशन, तो वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता फ्रॉम जैड to ZPD। ZPD word के मायने क्या है? When you are getting very near to your target, but somebody is coming to help you। तो इसीलिए हम इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिविज्म को नाम देंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसलिए ये आपके कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन जिनको हम पढ़ते हैं। लेकिन जनक आपके कहलाएंगे जीन पियाजे, और इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम लेके चल रही हूँ, और ये कहलाएंगे आपके ब्रूनर साहब, जेरोम ब्रूनर साहब, जिनका एक मॉडल भी आपका टीचिंग के अंदर है। तो यहाँ पर मैं एक नाम और जिसका जिक्र कर रही हूँ, बट उनकी थ्योरी को नहीं ले रही हूँ, लेकिन टीचिंग में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में एक हमने नाम लिया ब्रूनर, और इनका अगर पूरा नाम लिखूं तो ये आपके जेरोम ब्रूनर है। और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही पुराने जमाने की मैं बात कर रही हूँ। ही डाइड इन द ईयर 2016 अक्टूबर। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया था, और वो मॉडल कहलाया था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इन टीचिंग। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि जी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसके द्वारा दिया गया, मास्टरी लर्निंग किसके द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑप्शन में दे रखा है। तो ये भी कुछ नाम आपको पता होना चाहिए कि किनके नाम इन मोटी मोटी टर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मास्टरी लर्निंग जहां होगी, तो ये ब्लूम साहब के द्वारा दी गई, जिन्होंने बहुत बड़ा काम टेक्सोनॉमी में करा। और टेक्सोनॉमी के मायने है जब आप किसी चीज को, मान लीजिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं बीइंग अ लेक्चरर, तो वहां पर आप अपना जो एक लेसन लेकर जाते हैं, एक अपना जो आपने प्लान किया होता है, तो उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं कि आफ्टर यू आर थ्रू विद योर लेसन, देन आप बच्चों में किस प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस को फील करेंगे, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि वो नॉलेज में क्या कर पाएगा, वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग में क्या करेगा, एप्लीकेशन में क्या करेगा, उसमें किस प्रकार के स्किल देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीजों को हम देखते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। तो ब्लूम साहब का है मास्टरी लर्निंग मॉडल, और इनका मेन काम जो टेक्सोनॉमी में भी है, वो लर्निंग के कॉग्निटिव डोमेन को लेकर है। अब ये कॉग्निटिव वर्ड मैंने पहली वाली क्लास में भी समझा दिया था, जहां पे मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि कॉग्निटिव वर्ड के मायने क्या है, जो आपकी संज्ञान को रिलेटेड है, यानी कि आपकी मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको लेकर है, जिसमें आपकी जितने भी मेन फंक्शन है, जैसे कि आप लोगों का मेमोरी है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो सभी चीजें आप लोगों की कॉग्निशन में आएगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बिहेवियरिज्म को लेकर। अब जहां पर हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, यानी कि व्यवहारवाद की बात करते हैं, जिनके जनक के तौर पे मैंने लिख के दिया था नाम JB वॉटसन, जो फादर कहलाए बिहेवियरिज्म के। अब इसके अंडर हम कौन कौन सी थ्योरीज लेकर चलते हैं,
तो यहाँ पे जो आप लोगों की मेन जिन लोगों का काम है, तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है थॉर्नडाइक साहब का। अब थॉर्नडाइक साहब के लिए भी एक खास बात बताना चाहूंगी। ये कहलाते हैं आपके फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में काम करने के लिए सब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर करे। अगला नाम यहाँ पे जो गौरतलब है वो कहलाता है पावलव का, जो वैसे अपने लेवल के ऊपर ये एक एमबीबीएस के ऊपर काम कर डॉक्टर थे ये। और इन्होंने जो काम करा था, मतलब ये जोलॉजिस्ट के तौर के ऊपर काम कर रहे थे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर, यानी कि स्लाइवा जो निकलता है उसके ऊपर, और उसकी डाइजेशन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पे पावलव साहब की जो थ्योरी है वो कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। और इसी तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद अगली थ्योरी आई थी बीएफ स्किनर साहब की, जिनके लिए आपको एक बात और समझनी होगी कि स्किनर साहब ने एक थ्योरी तो कंडीशनिंग की दी थी, और कंडीशनिंग की थ्योरी के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था प्रोग्राम लर्निंग का। तो स्किनर साहब की जो थ्योरी कहलाती है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बिहेवियरिज्म में मेनली ये तीनों थ्योरीज है, लेकिन तीनों थ्योरीज के अंदर बात वही है जो मैंने पहले लिखा था कि इनका ये मानना है कि एनवायरनमेंट की भूमिका ज्यादा बड़ी होती है, और एनवायरनमेंट जिस प्रकार चाहेगा वो लर्नर में उसी प्रकार की चीजों को, वही स्किल्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड्स को, या उसी प्रकार की लर्निंग लेकर आएगा जिस प्रकार की लर्निंग आप देना चाहती है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो थॉर्नडाइक साहब की एक थ्योरी कहलाती है, जिस थ्योरी का बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। और अगर मैं उस थ्योरी को इकट्ठा एक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर रिलेट करना चाहूं तो वो कहलाएगा आपका कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म वर्ड के मायने क्या है, जहां पर हम कहते हैं कि आपने दो चीजों के बीच में कनेक्शन बनाया। नाउ व्हाट आर दोस टू थिंग्स? वो कहलाएगी आपकी, या तो है आपका स्टिमुलस, या तो नहीं बल्कि इनफैक्ट दोनों है, स्टिमुलस है और एक है आपका रिस्पॉन्स। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिठाया जाता है कि जब भी आप बच्चे को इस प्रकार का स्टिमुलस हो तो अपने आप ये एक रिस्पॉन्स आने लग जाए। और ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर आप इसका रिपीटेड एक्सपोजर दोगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक खास प्रकार के लर्निंग के ऊपर बल दिया है, और वो लर्निंग अपने आप में कहलाती है प्रैक्टिस लर्निंग। तो थॉर्नडाइक साहब ने किस प्रकार की लर्निंग के ऊपर बात करी है? प्रैक्टिस लर्निंग। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। नाउ व्हाई इज द नेम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग? यहाँ पे हम कह रहे हैं connection between stimulus and response could be facilitated, could be strengthened if you give more and more practice. So practice is actually acting as an instrument that can मेक अ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए नाम बना प्रैक्टिस लर्निंग और उसको दूसरा नाम मिल गया इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो एक कैट के ऊपर किया था, और उन्होंने बिल्ली को इस प्रकार एक पिंजरे में बंद कर दिया था कि बिल्ली को भूखा रखा गया, उसके बाद उसको पिंजरे में बंद किया गया और पिंजरे के बाहर उसके लिए खाना रखा गया। अब जिसको भूख लगी होगी वो खाने की तरफ पहुंचने के लिए हर प्रकार की कोशिश करेगा। तो बिल्ली ने भी इस प्रकार अथक प्रयास किया, उसने सारी कोशिशें करी कि किसी तरीके से वो पिंजरे से बाहर निकलकर वो खाने तक पहुंच जाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन थॉर्नडाइक साहब ने इस पिंजरे को बहुत अच्छे से बनाया था। वो एक पजल बॉक्स था खास प्रकार का, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया था कि बाय चांस स्ट्रगल करने के दौरान बिल्ली एक खास पोजीशन के ऊपर अगर अपना पैर रखेगी तो अपने आप केज का दरवाजा खुल जाएगा। तो बिल्ली ने शुरू शुरू में अपने लेवल के ऊपर पूरे पिंजरे में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन इट बाय चांस इट हैपेंड कि ऐसा हुआ कि बिल्ली ने प्रॉपर उसी जगह के ऊपर पॉइंट रख दिया जिससे कि दरवाजा खुल गया। तो शुरू में बिल्ली को ये बात समझने में काफी समय लगा कि एक्चुअली अगर मुझे खाने तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे इतनी सारी रैंडम मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ स्पेसिफिक साइड एंड इफ आई सिंपली stamp upon that particular side the cage will be open and she could easily have the food that was lying outside the cage। तो वो किस लिए पॉसिबल हो पाया
कि बिल्ली ने बहुत बार प्रयास करा, यानी कि बहुत बार कोशिश करी, तो वहीं से निकल कर आया प्रैक्टिस लर्निंग का कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जब बिल्ली ने गलतियां करने के बाद सीखा, तो उसी को हम कहते हैं कि इनकी थ्योरी का नाम आया ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, अब ये अपने आप में किस बात पे जोर दे रही है? ट्राई 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 एंड ट्राई अगेन एंड यू विल नेवर फेल। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस के ऊपर बात कर रही है। अब जो बंदा आप काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, भाई गलतियां तो उसी से होगी जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। जिसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वहां पर आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते, उनकी किताबें सेशन के आखिरी में भी आपको बिल्कुल ऐसी ब्रांड न्यू लगती है कि मानिए ये कभी टच ही नहीं हुई है। और जिन बच्चों की किताबें, बेचारों की किताबें आखिरी साल सेशन का एंड पहुंचते पहुंचते किताबों की हालत बिल्कुल जर्जर हो जाती है, तो वो उन्हीं की होती है जिन्होंने मेहनत करी होगी। तो जिन लोगों की गलतियां जिनसे हो रही है, तो वो गलतियां अपने आप में किस बात का सबूत है? वो गलतियां इस बात का सबूत है that children have actually engaged the topic। तो हमारे को इस प्रकार की गलतियां which are made during the course of learning, those errors should not be looked down upon. In fact, they should be respected. Why? Because this is what gives you an idea कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है और वो कोशिश कर रहा है। तो इसी के ऊपर थॉर्नडाइक साहब ने 3 प्रकार के लर्निंग के लॉज दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तीनों लॉज अपने आप में क्या थे, मैं सिंपल एक ओवरव्यू ही दे रही हूँ। और वो लर्निंग के लॉस कहलाए। पहला वाला लॉ, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मतलब नोबडी कैन मेक यू लर्न अनलेस यू आर रेडी टू लर्न। तो इस प्रकार हमने क्लासरूम में भी देखा है, या पेरेंट्स घर में चीखते रहेंगे बच्चों पढ़ लो, टाइम आ गया एग्जाम का। नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए वही जरूरी है जो थॉर्नडाइक साहब ने किया था, दुखती रग पे हाथ रख दो। वो दुखती रग के ऊपर जब हाथ रख दोगे, यानी कि जब तक वो ड्राइव नहीं आएगी, यानी कि जब बिल्ली के पेट में हंगर पैंट्स नहीं उठेंगे, तब तक बिल्ली स्ट्रगल नहीं करेगी। तो जब तक बच्चे को ये समझ नहीं आएगा व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं क्यों पढ़ूं, जब तक आप उसको एक रीजन नहीं देंगे, जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे व्हाई इज दिस थिंग इंपॉर्टेंट टू यू, तो जब उसको समझ में आ जाएगा, देन इमोशनली और मेंटली ही विल बिकम रेडी। कोई भी इंसान किसी को करा नहीं सकता अनलेस यू आर रिसेप्टिव टू लर्न। तो रेडीनेस इसी के ऊपर इशारा करती है। और कहावत भी आपने सुनी होगी कि आपको अगर प्यास लगी है तो यू कैन टेक द हॉर्स टू द वेल, बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर अनलेस द हॉर्स इज हंग्री इनफ। और वो हॉर्स इज हंग्री इनफ का मतलब क्या है? जब तक वो ड्राइव थर्स्ट की नहीं उठेगी, तब तक घोड़ा पानी नहीं पिएगा। तो आपको भी अपनी लेक्चर के अंदर उस चीजों को अराउज करना होगा कि बच्चे जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। तो इसीलिए आज जो हमारी सरकार आईसीटी के ऊपर काम कर रही है, इतनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर आज हमारी शिक्षा नीति बात कर रही है, वो इसीलिए मेक योर लेक्चर्स मोर एंड मोर entertaining. If your lecture is really entertaining, you have done your homework well, then only then you can really draw the attention of students towards you. और अगर आप ये करने में अचीव हो जाते हैं, then you have really achieved law of readiness. और यहाँ पर अगर अच्छी शुरुआत हो गई, half the battle is won over there when students are really ready to listen. उसके बाद आती है आपकी, केवल उनका एक अपना इंटरेस्ट शो करना ही काफी नहीं होगा। एक बार तो इंटरेस्ट हो भी जाएगा, चलिए मान भी लेंगे, लेकिन लर्निंग केवल एक बार के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होगी। लर्निंग के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, और वो कंसिस्टेंसी कहाँ से निकल कर आएगी? वो आएगी प्रैक्टिस के ऊपर, यानी कि आपको उसका प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस के ऊपर मैं काफी पहले भी बता चुकी हूँ। थर्ड वाला है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन को स्ट्रेंथन किया जाए, तो क्या ये चीज केवल प्रैक्टिस से ही आएगी? नहीं, इसके लिए भी थॉर्नडाइक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया एक अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। इस प्रकार से उनको ब्लाइंड फोल्ड किया और उनको कहा गया कि आपको लाइनें खींचनी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपकी तरफ देखती हूँ और यहाँ पे लाइन खींचती हूँ, तो मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बनती है। एंड इफ आई आस्क यू वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग, एंड यू गिव मी द फीडबैक कि जहां पर आप नीचे आ रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर ये टेढ़ा हो गया, तो हो सकता है आप मुझे अगर आप ब्लाइंड फोल्ड करें, तो हो सकता है अब ब्लाइंड फोल्ड होने के बाद मैं लाइन को पहले के मुकाबले थोड़ा सीधा कर पाई।
So what has actually brought this improvement? Is that the practice which I've done? No, it's not only the miracle of the practice, but it is more about the feedback that you guys are giving me. और वो कब होगा कि जब आपको भी अपने लर्नर को प्रैक्टिस करने के बाद उसमें जो रिफाइनिंग हुई है, जब तक आप उसके लिए लर्नर को इफेक्ट के तौर पे उसको या तो प्रेस करोगे या उसको कुछ बताओगे कि वो कहाँ पे लैक कर रहा है, तो जब तक एक अच्छा फीडबैक आप उनको नहीं दोगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। इसीलिए अगर आज आप भी अपने जर्नल पेपर के लिए बाजार में बुक्स खरीदने जाते हैं और अगर एक बुक के कवर पेज के ऊपर ये लिखा हो आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, तो मेरे ख्याल से वो बुक की बिक्री बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको ये ना पता चले कि हाउ मच आई हैव स्कोर्ड, अगर आपको ये पता नहीं चल पाएगा तो मेरे ख्याल से सारी प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाएगी। तो प्रैक्टिस को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको लॉ ऑफ इफेक्ट पे आना पड़ेगा, और लॉ ऑफ इफेक्ट में थॉर्नडाइक साहब कहते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भूमिका बहुत प्रमुख है। अगर खासकर आप बच्चों में कुछ खास प्रकार की अच्छी आदतें डालना चाहते हैं लर्नर में, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो उन सारी चीजों के लिए आपको थॉर्नडाइक के लॉस का पालन करना होगा। इसी तरह थॉर्नडाइक साहब का ये काम रहा। उसके बाद जो काम है उसमें हम पावलोव के काम को पढ़ते हैं, और पावलोव जी के काम में एक खास बात ये है, अगर मैं कहती हूँ इन सभी में से जितनों के नाम मैंने लिखे, वाटसन का, पावलोव का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का, इन चारों में से नोबेल प्राइज किसको मिला? तो नोबेल प्राइज मिला था पावलोव को। ये रशिया के थे और इनका एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है। इवान पावलोव इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो काम किया था वो एक डॉग के ऊपर करा था, और जिस फील्ड में काम किया था वो लर्निंग का फील्ड नहीं था, वो एक्चुअली उस चीज को अप्लाई कर दिया गया लर्निंग के अंदर और एक थ्योरी के रूप में उसको ले लिया गया। तो इन्होंने जो काम करा, अगर मैं पूछूं इनको नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था, क्या ये लर्निंग के फील्ड में था? नहीं, तो ये लर्निंग के फील्ड में नहीं था, ये डाइजेशन के फील्ड के अंदर था। अब पावलोव साहब ने काम क्या करा था, क्योंकि जहां पे भी बिहेवियरिज्म है वहां पे आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों चीजें मिलेगी। तो वहां पे जो उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के लिए बात करी है, तो उनका ये मानना है कि स्टिमुलस की एक चेन हमें लेकर चलनी होती है। यानी कि यहाँ पे एक स्टिमुलस नहीं है जिस प्रकार आपके थॉर्नडाइक साहब ने यूज करा था, तो यहाँ पे इन्होंने स्टिमुलस की चेन का इस्तेमाल करा है। उसमें उन्होंने ये माना है कि यहाँ पे एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, और वो जो अनकंडीशनल होता है उसको हम यूसीएस लिखते हैं, और उस वाले को ही हम कहते हैं जो एक नेचुरल स्टिमुलस होता है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स किसी के अंदर, किसी भी प्राणी में जो रिस्पॉन्स एक नेचुरल स्टिमुलस के लिए आता है, वो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं एक कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस से निकल कर आए। तो ये जो सीएस वाला है ये है आपका कंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पे इन्होंने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चेन कैसे यूज करी थी कि उन्होंने शुरू में एक डॉग को भूखा रख के उसको एक प्रॉपर बॉक्स वगैरह में रखा, और उसके लोअर जॉ से ये जो स्लाइवरी डक्ट वगैरह है उसको जो है इस प्रकार लाइगेट कर लिया कि जितना भी अमाउंट स्लाइवा का आएगा दैट विल बी रिकॉर्डेड। और उसको करने के बाद जब उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो पहले डॉग के सामने एक घंटी की आवाज सुनाई गई। जब घंटी बजती है, जैसे अभी मोबाइल की आपकी घंटी बजेगी, तो अचानक आपका एकदम से जो इमीडिएट रिएक्शन होगा, तो यू विल बिकम मोर अलर्ट कि किसका फोन बज रहा है। तो इसी प्रकार डॉग जो था उसने जब इस घंटी की आवाज को सुना तो वो थोड़ा अलर्ट हो गया। तो उनको ये समझ में आ गया कि घंटी सुनने के बाद डॉग अलर्ट होता है, उसका ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है। बट अगली बार वो क्या चाह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स ना आए, उनको इस घंटी को रिलेट करना है कि घंटी जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स लेकर आए जो कि खाने के लिए आता है। अब अगर एक भूखे के सामने आप खाना रखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सलाइवा आएगा। आपको भी जब भूख लगी हो और आप सड़क से जा रहे हो और आपके सामने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आ रही हो, तो इमीडिएटली आप क्या वो जो आपको माउथ वाटरिंग चीजें लगती है कि आपका मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जो सलाइवा आपका आ जाता है वो खाने के लिए आता है। तो उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने ये करा कि घंटी को और जो उसको उन्होंने मीट पाउडर खाने के तौर पे देना है, दोनों चीजों को इकट्ठा पेश करना शुरू करा, और ये चीज को एक बार नहीं बार बार करना शुरू करा। तो जब इस बात को बार बार रिपीट करना शुरू किया, तो कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया कि
बाद में जो मीट पाउडर है उसको हटा दिया और आखिरी में केवल जब घंटी को बजाया, तो उसके दिमाग में ये एक न्यूरल कनेक्शन सेट हो गया कि घंटी जो है दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ द फूड व्हिच इज़ गोइंग टू कम वेरी शॉर्टली। तो उसने इन दोनों चीज़ों के बीच में अपने दिमाग में एक न्यूरल कनेक्शन डॉग ने बना लिया। और ये आप भी कभी भी करके देख सकते हैं, अगर आप किसी कुत्ते को दूध पिलाते हैं, तो आपके हाथ में दूध है या नहीं है, लेकिन आपको देखकर कुत्ते के मुँह से लार भी टपकनी शुरू हो जाएगी और वो आपके पीछे-पीछे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप एक कई तरीके का सिग्नल बन गए हैं। तो इस प्रकार की लर्निंग जो है, ये अपने आप में कहलाती है सिग्नल लर्निंग। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, लेकिन ये जो थ्योरी थी, ये अपने आप में एक शिफ्टिंग ऑफ स्टिमुलस को लेकर है, जहाँ पर एक कंडीशनल स्टिमुलस एक नेचुरल स्टिमुलस की भूमिका के ऊपर भारी पड़ता है। यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस जो है वो वही काम कर सकता है, जो रिस्पॉन्स एक नेचुरल स्टिमुलस लेकर आएगा, वही एक कंडीशनल स्टिमुलस लेकर आएगा। इसीलिए नाम क्या बना, शिफ्टिंग स्टिमुलस के ऊपर जो काम कर रही है या एक शिफ्टिंग एसोसिएशन के ऊपर जो काम कर रहा है, वो कहलाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पावलव। अब पावलव ने इस चीज को किसके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया, इनका ये मानना है कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जहां पर थॉर्नडाइक साहब ने इस चीज़ों के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल किया, वहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन के लिए इनका मानना है कि एक एसोसिएटिव शिफ्टिंग ऑफ स्टिमुलस को दिया जाए। तो यहाँ पर वहाँ पे जो लर्निंग थॉर्नडाइक साहब की है, वो है एक आपके अपने लेवल पे मैनुअल एफर्ट्स करने को लेकर है, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस लर्निंग को लेकर है। लेकिन जहाँ पर हम पावलोव साहब की कंडीशनिंग को देखते हैं, तो इट इज एक्टिंग मोर अपॉन द फिजियोलॉजी ऑफ द लर्नर, कि आपने जैसे स्लाइवा के लिए काम कर दिया है, तो आप लर्निंग जो लर्नर से करवाना चाहते हैं, वो लर्निंग कुछ इस प्रकार से उसकी बॉडी का एक ऐसा इंटेग्रल पार्ट बन जाए, तो एवरी डे उसकी ये आदत बन जाए कि मुझे सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना है। और अगर वो ऐसा ना करे, तो उसको अपनी फिजियोलॉजी में ही कुछ बदलाव देखने को मिले। तो जब ये चीजें एक फिजियोलॉजी में एक इंटीग्रल पार्ट बनकर आ जाएगी, तो वहां पे वो लर्निंग के लिए बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, आपको पुश नहीं करना पड़ेगा लर्नर को, वो एक ऑटोमेटिक मोड के ऊपर आ जाएगी। इसके बाद आती है हमारी स्किनर साहब का। अब जो स्किनर साहब ने कंडीशनिंग दी है, वहां पे ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रकार से चाहते हैं कि हम एक शिफ्टिंग करें स्टिमुलस को लेकर, और जैसा रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स हम लेकर आ सकते हैं, अगर हम इस चेन को अच्छे से मेंटेन करें। यहाँ पर स्किनर साहब ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया, और उनका ये मानना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर learner जो है वो he acts upon the environment, so that's why the name is operant learning। operant response का मतलब क्या है, when the learner has to decide, when he is actually operating upon the environment, that what shall I do, मेरे को अपने बिहेवियर में अगर बदलाव लेकर आना है, तो मुझे किन चीजों को करना है और किस प्रकार की चीजों को मुझे ड्रॉप करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिहेवियर को लेके चेंजेस है, उसको हम पढ़ेंगे। तो स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक नाम और दिया जाता है, और वो कहलाता है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और इसी कंडीशनिंग को लेकर दिया जाता है एबीए, यानी कि एसोसिएटिव बिहेवियर एनालिसिस। तो ये भी एक प्रकार का एक ऐसा सिस्टम है, एबीए सिस्टम है, कंडीशनिंग को लेकर है, जिसमें कि हम चेंज इन हैबिट्स करवाते हैं। और इस चेंज इन हैबिट्स को हम नाम देते हैं शेपिंग। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर आपके पावलव का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज मोर इंक्लाइन टू द हैबिट फॉर्मेशन। वहीं पर जहाँ स्किनर साहब का है, तो वहां पे मैं हैबिट फॉर्मेशन के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ चेंज इन हैबिट्स। यानी कि व्हेन यू वांट टू चेंज अ हैबिट, तो वहां पर आप एक शेपिंग कर रहे हैं। शेपिंग का मतलब क्या है, जहां पर आप एक शेप दे रहे हैं बच्चे के बिहेवियर को, तो वो कहलाएगी अपने
अपने आप में ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसके लिए लर्नर को एक्टिव होना पड़ेगा। वो कुछ ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को लेकर, आपके ग्लैंड्स को लेकर है। ग्लैंड्स में तो सिक्रेशन आएगा ही आएगा, जैसा कि हमने डॉग के स्लाइव ग्लैंड्स को लेकर देखा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि फिजियोलॉजी में लेकर आ जाओ और अगर आपने स्टिमुलस दिया तो रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे ये चीज इस बात को लेकर है कि स्टिमुलस आप देंगे, नाउ द लर्नर हैज टू डिसाइड कि मेरे को किस प्रकार के स्टिमुलस के लिए किस प्रकार से मेरे को रिस्पॉन्ड करना होगा, मुझे किन चीजों को शामिल करना है और किन चीजों को अपने बिहेवियर में से हटाना है। तो इसलिए जो स्किनर साहब का है वो लर्नर को एक एक्टिव मोड पर लेकर आना चाहते हैं, और इसीलिए जो उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग का भी कंसेप्ट दिया, तो उस प्रोग्राम लर्निंग में भी उन्होंने ऐसा दिया कि जहां पे लर्नर को ये फैसिलिटी मिल जाए कि उसको किस प्रकार अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए भी क्या उसका एक आंसर गलत होने पे उसको उस पूरे टॉपिक को बिल्कुल पीछे से शुरू करना होगा, या जहां पे गलती है वहीं पे फीडबैक लेकर उसको आगे बढ़ना होगा कि वो गलती आगे दोबारा कभी ना हो। तो इस प्रकार ही उन्होंने एक प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट दिया था। अब इसमें कुछ खास चीजें स्किनर साहब ने दी थी, और वो बिहेवियर एनालिसिस को लेकर क्या था कि बिहेवियर को शेप करने के लिए दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, और वो कहलाए अपने आप में पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट वर्ड के मायने क्या है, जो अपने आप में वर्ड ही कह रहा है कि व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिस्पांस, यानी कि जब एक आप रिस्पांस के होने की संभावना को बढ़ाते हैं तो वो रेनफोर्समेंट कहलाता है। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब मान लीजिए अगर किसी लर्नर ने बहुत अच्छा काम किया है और आप उसको अच्छा क्रेडिट वगैरह देते हैं, अच्छे ग्रेड्स वगैरह देते हैं, तो ही विल बी मोटिवेटेड, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दोबारा प्रोजेक्ट देंगे तो उसको अपना पास्ट परफॉर्मेंस के लिए जिस प्रकार का ग्रेड मिला था वो चीज उसको दोबारा पुश करेगी। तो देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट नेक्स्ट टाइम आल्सो ही वुड रियली डू हिज वर्क इन अ नाइस वे। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये स्ट्रेंथन कर रहा है कि किस प्रकार के रिस्पॉन्स को आपने बार बार बढ़ावा देना है। और जहां पर हमारा नेगेटिव वाले की बात होती है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट को लेकर है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप उसमें इस प्रकार का कोई क्लॉज वगैरह लगाते हैं कि आपको एक अच्छे, जैसे आजकल स्कूल्स में एक ट्रेंड चल रहा होता है कि हम कहते हैं कि बॉल पेन से आप काम नहीं करेंगे, आपको जेल पेन से ही काम करना है। क्यों? क्योंकि आपकी जेल पेन से हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आपने देखा होगा स्कूल्स में आजकल इस प्रकार का ट्रेंड है। तो अब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जब भी बच्चे जाते हैं शॉप पे पेन खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जब दुकानदार उनको सारे पेन का एक कलेक्शन दिखाता है तो वो बॉल पेन्स को बिल्कुल हटा देते हैं। तो बॉल पेन्स को वो क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बॉल पेन से लिखने पर उनको अच्छा जो ग्रेड है वो नहीं मिलेगा, तो इसको उसे हटाना पड़ेगा ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए आप कुछ चीजों को हटा देते हो, बिकॉज आपको लगता है दे आर एक्चुअली बैरियर्स टू योर परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस में ये बाधा कर रहे होंगे। तो इस प्रकार हमारा कहलाएगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जब सिलेक्टिवली आप कुछ चीजों को हटा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आप पे ये कंडीशन लगा रही हूं कि नहीं यही वाला ही आप करो, बल्कि आपने रिस्पॉन्स को देखने के बाद खुद ये एनालाइज करना शुरू करा कि हाँ इसमें ये चीज अच्छी नहीं आ रही है, तो वो कहलाएगा अपना नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसी प्रकार पनिशमेंट में दिया जाता है कि ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। अगर लर्नर काम नहीं करना चाह रहा है, आपको लगता है कुछ चीजें उसमें बहुत गलत है और आप चाहते हैं उस गलत प्रकार के व्यवहार को दबाया जाए, व्हेन यू वांट टू सुप्रेस द नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर, तो वहां पर आप क्या करते हैं, उसके लिए बच्चे को आप कुछ पॉजिटिव पनिशमेंट में कुछ ऐसा काम करने को देते हैं जो ही इज नॉट विलिंग टू डू। तो जब वो इस प्रकार का काम को नहीं करना चाहता और उसको पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं, तो इस चीज को आप एक डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर जो लोग पानी का बिल वगैरह टाइम पे नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एलपीएससी लगाकर दे देती है। तो अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, अगर सरकार ये एलपीएससी ना लगाए तो लोग तो पानी का बिल देने वाले नहीं है। तो एलपीएससी का मतलब क्या है, लेट पेमेंट सर्विस चार्ज का मतलब क्या है, अगर आपने बिल टाइम पे नहीं दिया तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। अब एक्स्ट्रा पैसा निकालना कोई भी नहीं चाहता, तो इसका मतलब आपको एक पॉजिटिव पनिशमेंट मिल रही है और आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे चले जाएंगे और आप वो नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो आप नहीं करना चाहते हैं वो आपसे करवाया जा रहा है, वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव पनिशमेंट। और इसी प्रकार एक होता है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट कहता है जो आपको इंसेंटिव्स मिल रखे हैं, जो आपको कुछ
फैसिलिटीज मिल सकती है, उन फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स को कर्टेल उनको कम कर दिया जाए। तो आपने बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जहां पर भी काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, अगर वहां पर ऐसा कुछ प्रोविजन होता है कि 3 दिन अगर आप टाइम पर नहीं आए तो आपकी आधे दिन की सैलरी को काट लिया जाता है। तो आपसे क्या आपका चला गया? आधे दिन की सैलरी आपकी चली गई है। तो इसका मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मेरी सैलरी कटे, सब पैसे के पीछे भागते हैं। तो वहां पर जो पनिशमेंट दी जा रही है ताकि उनके बिहेवियर को शेप किया जा सके कि उनमें वो पंक्चुअलिटी आ जाए, दैट दे शुड रिपोर्ट इन टाइम, तो उसको कैसे किया जा रहा है? उनकी सैलरी को काट के। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव पनिशमेंट। तो इस प्रकार जहां पर हम देखते हैं स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का, तो वहां पे लर्नर जो है वो बार बार रिस्पॉन्स, हर बार ऐसा नहीं कि वो देगा ही देगा, बट उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सिलेक्टिव होगा। he has to decide what is to be adopted and what is to be dropped. So that is all about operant conditioning. तो हमारे लर्निंग के अंदर मेनली यही आपकी थ्योरीज वगैरह को लेकर था। तो यहाँ पे आपका लर्निंग वाला पार्ट काफी हद तक ओवर हो गया है। अब अगली वाला जो क्लास होगा वो आपका आखिरी वाले के अंदर मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन के बारे में कराऊंगी, जो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, गुड नाइट।